आपके अंगों की तस्करी हॉस्पिटल में हो जाए बड़ी साठगांठ के साथ, और जिसमें ऐसे खुलासे हों कि डॉक्टर भी इन्वॉल्व, हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व। सर ये क्या है? ये दिल दहलाने वाला है, दिल दहलाने वाला है। ये ठीक नहीं है। ऑफिशियली एक एजेंसी होती है जो अपनी बीवी से ऑन पेपर तलाक कराते हैं। एक यंग महिला से ऑन पेपर शादी होती है, वो एज वाइफ इंडिया आती है। 2 लाख रुपए उसके घर वालों को पहले दिया जाता है, पत्नी के रूप में इंडिया में प्रेजेंट होती है, और उसका किडनी लेके उस मेल को, उस जो रिच है उसको लगा दिया जाता है। जब इंडिया से वापस दोनों ठीक होके जाते हैं तो 3 लाख और डोनर को दिया जाता है। कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। अफसोस बस बीच में न्यूज में आया था कुछ डॉक्टर भी इन्वॉल्व पाए गए। इस पॉडकास्ट के बाद व्यक्तिगत तौर पे कितनी चुनौतियां या कितने सवालों का जवाब आपको देना पड़ा? कई तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टरों ने बोला कि आप डॉक्टर के खिलाफ बोलते हैं। क्या हॉस्पिटल का असेसमेंट करने का तरीका भी डॉक्टर को ये है कि ये ओपीडी से ऑपरेशन तक कितने पेशेंट पहुंचाएगा? चल ढंग के सेंसिबल, एथिकल, क्रेडिबल डॉक्टर की कमी है। अनइंडिकेटेड ऑपरेशंस, अनइंडिकेटेड हार्ट में स्टंट डालना, अनइंडिकेटेड बहुत सारी सर्जरीज करना। पेशेंट रेफरल कमीशन, फला ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर साहब थे जो कमीशन लेके पुराने डॉक्टर को मरीज भेजते थे। आपका पेशेंट नहीं भी है इस दुनिया में तो भी वेंटिलेटर पे रख के हॉस्पिटल बिल बढ़ाते हैं और बनाते हैं, ऐसा होता है सर? धीरे धीरे क्या हुआ, सरकारी संस्थान को इन बाबूगिरी ने पैरालाइज करना चालू कर दिया। एनपीपीए की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 40% उसका खर्च ड्रग पे, टेस्ट पे और कंज्यूमेबल पर होता है। वो 1700 गुना ज्यादा चार्ज किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए। ये एमआरपी का खेल ही अब खत्म कर दिया ना भाई। एमआरपी में सीलिंग एक्ट लगा दीजिए, इससे ऊपर एमआरपी छाप ही नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट का हाथ में है। एनएसओ की एक रिपोर्ट है कि 7 गुना ज्यादा खर्चा सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में प्राइवेट में होता है। उसको रन करने के लिए जो आईएएस अधिकारी रन कर रहा है, मंत्रालय मंत्रियों के जो चमचे घूम रहे हैं, सबका खर्चा अगर जोड़िएगा तो आज भी सरकारी अस्पताल पे पर पेशेंट एक्सपेंसेस प्राइवेट से ज्यादा है। डॉक्टर हो, पेशाब और टट्टी की बदबू आती है। एक पेशेंट का डायग्नोस किस लेवल पे असेस किया जाता है? उसकी बीमारी के हिसाब से या फिर उससे कितना लिया जा सकता है? लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अगर एमबीए टाइटोपी वाले ये डिसाइड करेंगे मरीज का इलाज कैसा हो, गलत हो जाएगा। उन पेशेंट्स को ज्यादा लूटने की गुंजाइश होती है जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है 24 घंटे से कम के एडमिशन में हम रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे। ये नियम क्यों बनाया इंश्योरेंस कंपनी ने? आप तो कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट है, लेकिन ये तो इनकम कलेक्शन यूनिट है। जरूरत भी नहीं होती तो भी आईसीयू में पेशेंट को डाल दिया जाता है। डॉक्टर हाथ रख के जो बताता था लोग मानते थे। आज तो सारी जांच करा के डॉक्टर बता रहे हैं, मानने रहे हैं। तो डॉक्टर को 4 कदम चलना होगा, पब्लिक को 1 कदम चलना है कि ये खंडर हो चुका है, इस इमारत को गिरा के एक नई इमारत बनाने की जरूरत। ये जो डॉक्टर भी समझने लगा कि हम बहुत बड़े तोप हो गए हैं, हम गॉड हो गए, हम गॉड नहीं है। इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते और मैं अच्छा हो नहीं सकता। कुछ ऐसे ही उधेड़बुन, कुछ ऐसी ही कश्मकश, कुछ ऐसी ही जद्दोजहद प्राइवेट हॉस्पिटल और मरीज के बीच की है, या फिर डॉक्टर और मरीज के बीच की है। और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो रिश्ता है डॉक्टर और मरीज का, ये बिखर रहा है, विश्वास की डोर दरक रही है और उम्मीदें चकनाचूर हो रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट जिसका नाम है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं आपके साथ घनश्याम। 17 जनवरी 2025 को हमने एक पॉडकास्ट रिलीज किया हॉस्पिटल स्कैम के नाम से, और उस पॉडकास्ट के रिलीज होते जो आपका रिस्पॉन्स आया उसको देखकर हमको लगा कि वाकई शायद आप इसी तरह की सच्चाई से भरे पॉडकास्ट का इंतजार कर रहे थे। और आप जानते हैं कि उस समय उस पॉडकास्ट में मेरे खास मेहमान थे, उस समय कोट एंड कोट कह रहा हूं, उस समय धर्मशिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान। ये मैं उस समय पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद आपका कमेंट सेक्शन में जो फीडबैक था वो यही था कि ऐसा ही एक और पॉडकास्ट आपको देखना है, समझना है, क्योंकि वो 50 से 55 मिनट ऐसा लग रहा था कि प्यास पूरी नहीं हुई। तो फिर उसी प्यास को पूरा करने का ये प्रयास है जो आज हम कर रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं धमाल मचाने वाले वायरल डॉक्टर अंशुमान, देश के मशहूर एन्कोलॉजिस्ट। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैंने अभी इंट्रो में कहा उस समय धर्मशिला के डायरेक्टर रहे डॉक्टर अंशुमान। 17 जनवरी 2025 और आज
हम जहां बैठे हैं बहुत कुछ बदला। पॉडकास्ट के बाद आपका भी ये परिचय बदल गया? बिल्कुल। अगर अस्पताल से डॉक्टर का परिचय हो तो डॉक्टर की कुछ कमी है। तो मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि अस्पताल से मेरा परिचय है, लेकिन हाँ, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में कहा तो परिचय बदल गया। सर, वो पॉडकास्ट का साइड इफेक्ट था क्या? मान सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस पॉडकास्ट में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहा बस इतना ही, जिसको ऐसे मैं बयां करूँगा, सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया। सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया, दर्दे हकीकत बस बयां कर गया। सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्मे खंजर भी कुछ भर सक गया। बस इतनी सी बात थी। तो दो बातें हैं कि या तो सच गांधी का देश है तो सच की बात होनी चाहिए, बुद्ध का है, महावीर का है तो सच की बात तो सुननी पड़ेगी। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार रहा है जहां शास्त्रार्थ की बात होती थी कि डिबेट करो। तो अब डॉक्टर हूं तो किसी अस्पताल में काम करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जिनको मेरी सच नहीं समझ में आई, समीकरण नहीं बैठा, तो गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन उसका ये भी तो मतलब है जिनके साथ अब मैं काम करूंगा या कर रहा हूं या आगे करूंगा, तो शायद वो सच हैं, तभी मेरा समीकरण बैठेगा। ये भी दूसरा पहलू है। तो समझने की ये जरूरत है कि अपफ्रंट अगर ब्लैंकेट स्टेटमेंट कर दें कि क्या सभी खराब हो चुके हैं, सारे डॉक्टर, सारे अस्पताल खराब हो चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। कुछ तो अच्छे लोग होंगे तभी तो चल रहा है सिस्टम, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता। हमें जरूरी है एज ए पब्लिक, एज ए डॉक्टर, उन सिस्टम को और मजबूत बनाना जो अच्छा काम कर रहा है। अब ये अच्छा काम सरकारी तंत्र हो सकता है। सरकारी प्राइवेट इसलिए फासला हो जाता है, एक जगह पब्लिक को डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट, और एक जगह इनडायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं सरकारी। मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उससे राजस्व बना, राजस्व से अस्पताल चला, उसको सरकारी अस्पताल कहते हैं या पब्लिक हॉस्पिटल कहते हैं। जहां आप डायरेक्टली पे करते हैं या आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करता है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं। लेकिन दोनों जगह अभी भी अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है। उनको तो खुशी हुई कि आपने जो बातें कही है बड़ी अच्छी बातें हैं, और हम लोग इसको और भी रीइंफोर्स करेंगे कि पब्लिक का ट्रस्ट हमारे ऊपर बने, और है तो और बढ़े। ऐसे भी लोग हैं तो उनके साथ काम करने में मजा आएगा। सर, हालांकि ये पॉडकास्ट हम कुछ और विषय पे करेंगे, लेकिन फिर एक सवाल मेरे मन में है जो व्यूवर्स भी जानना चाहते थे। इस पॉडकास्ट के बाद व्यक्तिगत तौर पे कितनी चुनौतियां या कितने सवालों का जवाब आपको देना पड़ा? देखिए, उसके बाद कई कॉन्फ्रेंसेज हुए और कई जगह मैं गया, तो कई तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टरों ने बोला कि आप डॉक्टर के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोला है मैंने डॉक्टर के खिलाफ। डॉक्टरों को मैंने कहा है कि हैंड होल्ड कौन करेगा? कॉमन पब्लिक, मतलब जो डॉक्टर नहीं है, उसने तो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, उसका हैंड होल्ड डॉक्टर करेगा। और डॉक्टर का हैंड होल्ड कौन करेगा? पब्लिक और अस्पताल। कि डॉक्टर साहब आप बढ़िया से काम कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आप उचित काम कीजिए। इतनी सी बात थी। तो ये हुआ। कई लोगों ने ये समझा मैं आयुर्वेद को सपोर्ट करता हूं, तो आंसर है बिल्कुल आयुर्वेद को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जेन्युइन आयुर्वेद को सपोर्ट हो, जो आयुर्वेद रियल सेंस में है, जो भारत का आयुर्वेद है। और उस पर हर समय कहता हूं मैं मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूं। मॉडर्न मेडिसिन का फादर हिपोक्रेट, 432 BC में उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन को ऑर्गेनाइज किया। तो क्लासिकली हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है भारत का हर डॉक्टर धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत का वंशज है। और ये कहने में मुझे फक्र होता है कि हमारे पूर्वज इतने अच्छे डॉक्टर, इतने अच्छे वैद्य, इतने अच्छे वैज्ञानिक रहे, और हम उसी के संतान हैं। ये तो अच्छी चीज है भारत के लिए। सर, जब आप कहते हैं कि अस्पताल डॉक्टर से कहता है कोई बढ़िया से काम करो, सर ये बढ़िया मैं आप आज समझना चाहता हूँ। एक बढ़िया डॉक्टर कौन सा है? उसकी अपनी वैल्यू को कैसे असेस करता है अस्पताल? जैसे टीवी के एक्ट्रेसेस को, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को, इवन एंकर्स को भी उनके चैनल इस बात पे रखते हैं कि भाई इसकी कमर्शियल वैल्यू है। तो क्या हॉस्पिटल का असेसमेंट करने का तरीका भी डॉक्टर को ये है कि ये ओपीडी से ऑपरेशन तक कितने पेशेंट पहुंचाएगा? हिंदुस्तान में बिजनेस की बात जब कहते हैं या प्रोफेशनल की बात करते हैं तो निगेटिविटी से ली जाती है। एक्चुअली वर्ड तो इंग्लिश का है। यूएस में अगर आप बिजनेस की बात करेंगे तो बड़ी पॉजिटिव बात होगी
अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे तो बड़ी पॉजिटिव है, मतलब अपने प्रोफेशन, अपने पेशे के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड आदमी है। इंडिया में बड़ा प्रोफेशनल है, मतलब नेगेटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट नहीं है। अच्छा अस्पताल उस डॉक्टर को जेन्युइनली पसंद करता है जिसके नाम पे मरीज का फुटफॉल हो, मतलब उस डॉक्टर का पब्लिक में या उस ब्रांच में लोगों में इतनी अच्छी साख है कि जिसके नाम से मरीज आते हैं। अब ये साख कैसे बनेगा? वो डॉक्टर इतना उत्तरदायित्व तो ले ले कि जो मैं करूँगा मरीज के भले में करूँगा। मरीज तो तब भी आएगा, ज़्यादा मरीज आएगा, ज़्यादा मरीज आएंगे और अपने एरिया में जाके बताएंगे कि जेन्युइन डॉक्टर है, ईमानदार डॉक्टर है, एथिकल डॉक्टर है। अस्पताल चाहता है ऐसे डॉक्टरों की हमारे यहाँ भीड़ हो, ऐसे डॉक्टर हमारे यहाँ हों। लेकिन अब डॉक्टर ही बेंड डाउन कर जाए, डॉक्टर ही गलत करने पर उतारू हो जाए, तो उसमें अस्पताल को दोषी ठहराएंगे, यही होगा। या अस्पताल किसी डॉक्टर पर प्रेशर करे और डॉक्टर कहे कि हाँ जी ठीक है हम यही करेंगे। सामंजस्य स्थापित करना है। जहां आप सोचते हैं कि भारत में एक्चुअल डॉक्टर की कमी है, लोग समझते हैं कि अस्पताल में मरीजों की कमी है। मैं उल्टा सोचता हूँ, यहाँ एक्चुअल ढंग के सेंसिबल, एथिकल, क्रेडिबल डॉक्टर की कमी है। और अगर सारे डॉक्टर यही काम करने लगे, समाज बदल जाएगा, बिल्कुल ही संभव है। तो सर ओपीडी से ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने वाले डॉक्टर्स आपकी निगाहों से गुजरे? देखिए, ओपीडी से ऑपरेशन थिएटर, मैं भी तो सर्जन हूँ, मैं भी तो ओपीडी में मरीज देखता हूँ, ऑपरेशन कराने मरीज जाते हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई के साथ अगर किसी को कह रहा हूँ कि ऑपरेशन करने की जरूरत है, उस रिपोर्ट को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि इसको लेकर आप यहाँ नहीं, अमेरिका, यूरोप कहीं दिखाइए तो आपको सेम ओपिनियन मिलेगा कि इसका इलाज ऐसे होना चाहिए। अगर इस तरह से डॉक्टर ले जा रहा है ओपीडी से ऑपरेशन थिएटर, अच्छा डॉक्टर है और उस डॉक्टर की सच में समाज को जरूरत है और ऐसे डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन सर कुछ आंकड़े बताते हैं कि 44% फेक सर्जरी के लिए प्रेफर करते हैं डॉक्टर। ये हमारे मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो चुका है, वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं हिंदुस्तान की समस्या है। अमेरिका, यूरोप, हर जगह से आंकड़े निकाले गए, उसमें जरूर देखा गया अनइंडिकेटेड ऑपरेशंस, अनइंडिकेटेड हार्ट में स्टेंट डालना, अनइंडिकेटेड बहुत सारी सर्जरीज करना, ये इसके आंकड़े आए थे, जो चौंकाने वाले विषय जरूर था। लेकिन देखिए, जहाँ भी अच्छे हैं वहाँ बुरे होंगे। अगर रात ना हो तो दिन की अहमियत आपको कैसे समझ में आ जाएगी? खट्टा ना हो तो मीठे की जरूरत क्या होगी आपको? तो इसी तरह से गंदे लोग, अच्छे लोग दोनों साथ चलेंगे। भाई सुर असुर भी होते थे, देव दानव भी होते थे, चलेंगे। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? जो अच्छा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, उनको जगाएं, उनको बढ़ाएं। प्राइवेट अस्पताल है, पेमेंट तब भी मरीज देगा। सरकारी अस्पताल है तो गवर्नमेंट पैसे देगी या इंश्योरेंस कंपनी या जो भी उनकी स्कीम होती है उससे पैसे आएंगे। तो डॉक्टर अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे सर? कैसा दबाव है जिसकी वजह से इस प्रोफेशन में होने के बावजूद भी वो अच्छा नहीं कर पा रहे? अब यही तो समस्या है। मेरे ऊपर तो इतने साल में दबाव नहीं आया, मैं भी तो प्राइवेट में ही काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर दबाव नहीं आया। तो ये कौन से डॉक्टर हैं जिनके ऊपर दबाव डाल रहा है? और दबाव अगर डाल रहा है, इसका क्या हो सकता है? या तो हो सकता है डॉक्टर इनकॉम्पिटेंट हो अपने काम में, या उस चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हो, किसी और चीज का डॉक्टर हो और उससे दूसरा काम करने को चाह रहा हो, तभी तो होगा। अगर 22-23 साल की प्रैक्टिस में मेरे ऊपर दबाव नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि सब पे दबाव डल रहा है? क्यों डाला जाएगा दबाव? और डॉक्टर मान क्यों लेगा अगर उसके ऊपर दबाव है? तो दोनों बातें हैं। लेकिन सर क्या दबाव पेशेंट रेफर करने को लेकर भी होता है? क्योंकि कई बार ये कहते हैं भाई पेशेंट रेफर कमीशन, पेशेंट को रेफर करो और फिर जिसको रेफर किया उससे अपना जो जुगाड़ है वो भी ले लो, कमीशन ले लो। ये बात जो आपने कही ये मैंने भी सुनी है। लेकिन देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसी से आप समझ जाइए। मैं बिल्कुल यंग दिल्ली आया था, नया नया डॉक्टर था, कैंसर सर्जन था। तो मेरे पास ये होता था, जो पहले से डॉक्टर थे उनके बारे में मैंने सुना था कि वो कमीशन देते हैं तब मरीज उनके पास भेजे जाते हैं। तो मैंने ये कसम खाई थी, ये नहीं करूँगा, चाहे बेशक मुझे वापस, क्योंकि मैं अहमदाबाद से इधर आया था, वापस मुझे अहमदाबाद चला जाना पड़े, वहीं मैं काम करूँगा, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन फला ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर साहब थे जो कमीशन लेके पुराने डॉक्टर को मरीज भेजते थे, ये मुझे पता था। उनके सगे चाचा को कैंसर हुआ। अच्छा। तो अपने चाचा को लेके मेरे पास आए। मैं तब जवान भी था, अग्रेसन भी था,
मुझे गुस्सा तो था कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, कमीशन लेकर मरीज भेजता है। तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि अभी चाचा का इलाज उस डॉक्टर से नहीं करा रहे हो, क्योंकि वो डॉक्टर डिग्रीधारी नहीं था, क्वालिफाइड नहीं था, वेल क्वालिफाइड, और कैंसर सर्जन एक्चुअल वाला कैंसर सर्जन नहीं था, जनरल सर्जरी भी करता था, कैंसर सर्जरी भी करता था। तो मैंने कहा अब अपने चाचा का इलाज उससे नहीं को बुला कर, सर जो डॉक्टर कॉम्पिटेंट होगा वो कमीशन देके थोड़ी मरीज बुलाएगा, ये तो मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। अगर कर रहा है तो अपने चाचा का इलाज थोड़ी उससे कराऊंगा, वो तो आपसे कराऊंगा। अब देखिए मेरे लिए कितना बड़ा रिवॉर्ड हो गया कि जिसको मैं सोचता था गंदा आदमी, वो एक्चुअली आदमी अच्छा था, लेकिन उसकी अच्छाई किसी ने ओपन अप नहीं की। अगर उसको इस तरह का बढ़ावा दिया गया तो कर रहा था, लेकिन अपने घर पे जब बात आई तो बात बदल गई उसकी। तो सर ये तो ऐसा हो गया जैसे कि एक फार्मर है, किसान है, वो अपने लिए कुछ और बो रहा है, हाँ, और हमारे लिए कुछ और बो रहा है। आपको याद होगा एक बार हमने उत्तर प्रदेश से कृष्णकाली हिंडल नदी से सैंपल लिया था और यमुना तक आके देखा था, बहुत सारे हेवी मेटल्स और सारी चीज़ें थी। उस दरमियान किसानों से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा था उनसे, जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो में है, कि आपको जब पता है कि इसमें जहरीले तत्व हैं और इस पे उपज आप लेके बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने जब पूछा कि आप भी यही खाते हैं, तो उन्होंने नहीं सर मैं ये थोड़ी खाऊंगा, मुझे तो मालूम इसमें जहर है, मैं तो अपने खाने के लिए कहीं गांव में उपजाता हूँ। तो ये सच्चाई है। सही। जिसको जिस चीज़ की पूरी जानकारी होगी अपने ऊपर कभी नहीं लगाएगा। ठीक है सर, एक सामान्य प्रक्रिया क्या होती है जब एक हॉस्पिटल किसी डॉक्टर को हायर करता है, रिनाउंड डॉक्टर को हायर करता है, तो उसका असेसमेंट कैसे करता है? उसकी क्वालिफिकेशन पे, उसके टैलेंट पे, या फिर उसकी कमर्शियल वैल्यू, या फिर उसको जो टारगेट दिया जाएगा वो कितना फुलफिल कर पाएगा? टारगेट वाली बात आज तक मेरे से नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, इसलिए ये सुना है मैंने भी है, लेकिन मेरे से हुई नहीं टारगेट, इसलिए टारगेट वाली बात तो नहीं मानूंगा। ये जरूर देखता है जो बहुत बड़ा ब्रांड है हॉस्पिटल का, कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो देखेगा, और ये देखना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अनक्वालिफाइड या लेस देन रिक्वायर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर को आप लेंगे, अच्छा काम नहीं कर पाएगा, ये देखना चाहिए। ये जरूर देखता है पब्लिक में इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, पता करता है आपके बारे में, ये भी देखना चाहिए। और तीसरी बात आती है कि डॉक्टर कितने ऑपरेशंस करते हैं, क्या है इनका, क्रेडिबल है, रिजल्ट है, आउटकम होता है, मरीज ठीक होता है। खासकर कैंसर में तो ये देखा जाता है, मरीज ठीक होता है क्या इनका, ये देखता है, और ये देखना चाहिए, ये तो मैं मानूंगा, देखना चाहिए। तो सर इसे थोड़ा क्या पलट के समझ सकते हैं, क्या एक डॉक्टर भी कई बार ये ऑफर कर सकता है हॉस्पिटल को कि मैं आपके यहाँ आऊँगा, मैं जुड़ूंगा और इतना बिजनेस दे दूंगा? अगर ये डॉक्टर ऑफर कर रहा है तो गलत कर रहा है। कारण क्या है? फिर वो डॉक्टर खुद अपने प्रेशर में रहेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस का कमिटमेंट दे दिया, तो आप क्या भगवान हैं? उदाहरण के तौर पे कैंसर का लीजिए, क्या इतने कैंसर आप पैदा करेंगे अब फिर लाके बिजनेस देंगे, ऑपरेशन करें? अरे भाई, मरीज आपके पास 4, 5, 10 जगह से भटक के हो सकता है आपके पास आए, आप उसको सही ओपिनियन देंगे, फिर इलाज कराएंगे। इलाज ही तो कराना है, अब वो सर्जरी हो, चाहे कीमो हो, चाहे रेडिएशन हो। ये पहले से कैसे पता है आपको कि आप इतना बिजनेस दे देंगे? अगर कोई डॉक्टर इस तरह का कमिटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब डॉक्टर गड़बड़ है। क्योंकि हम भविष्य वक्ता थोड़ी हैं कि भविष्य में कितने कैंसर के रोगी मेरे पास आएंगे, कितना कैंसर होगा, ये मैं जानता हूँ कि कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही इतने मरीज आएंगे। इसलिए इस तरह का कोई डॉक्टर गारंटी दे रहा है तो ये व्यापार है, गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। ये हम इंश्योर कर सकते हैं जो मरीज मेरे पास आएगा उसका इलाज वही करूंगा जो कहीं भी वर्ल्ड में बेस्ट इलाज माना जाएगा, वही इलाज होगा। इस बात की तो गारंटी एक डॉक्टर दे सकता है। लेकिन सर जब पहला पॉडकास्ट हमने किया तो उसके नीचे कई कमेंट्स, उसमें से कमेंट में ये भी पढ़ रहा था कि ये वेंटिलेटर स्कैम बहुत होता है हॉस्पिटल में, मतलब आपका पेशेंट नहीं भी है इस दुनिया में तो भी वेंटिलेटर पे रख के हॉस्पिटल बिल बढ़ाते हैं और बनाते हैं, ऐसा होता है सर? देखिए, ये कुछ तो सच्चाई है, ये मैंने भी सुना, देखा नहीं है, कुछ सच्चाई है। कई हॉस्पिटल छोटे टाइप बी सिटी में जो नॉन डॉक्टर, छोटे मोटे आप बिजनेस कह सकते हैं, या जो बिजनेसमैन टाइप के लोग, उन्होंने अस्पताल बना लिया। अब वहाँ पे नॉन MBBS डॉक्टर को रख लेते हैं ICU चलाने के लिए। वो आप कह सकते हैं कंपाउंडर या झोला छाप डॉक्टर जो ICU की मशीनें रन कर रहा है, उसको जो समझा रहे हैं वो कर रहा है, ये तो सुना है। लेकिन एट द सेम टाइम इसको बढ़ावा कहाँ से मिला? एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक, समथिंग लाइक, अक्षय कुमार की। तो उसमें जब फिल्म में कोई चीज़ दिखाई जाए
या इस तरह से बढ़ा चढ़ा के, तो पब्लिक मान लेती है कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हर जगह हो रहा होगा। अब देखिए, बड़े अस्पताल में और जो मेडिकल कॉलेज के लेवल का सरकारी हो या बड़े कॉरपोरेट के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें इतने नॉर्म्स आ चुके हैं, NABH एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, जिसमें एक पूरा परफॉर्मा होता है, आपको हर चीज़ की मॉनिटरिंग दिखानी है। वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम लगा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। वहाँ पे ये कहना कि मरीज मरा हुआ है, वेंटिलेटर पर रख लेना, ये सब फिल्म का एक साइड इफेक्ट मान लिया। लेकिन फिल्म में आया क्यों? कहीं तो हुआ होगा, ये सच है, कहीं न कहीं हुआ है, बिल्कुल उससे नकार नहीं सकते। लेकिन हर जगह हो रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ है ये नहीं। क्यों? उसमें भाई उस सिस्टम में हमारे जैसे लोग भी हैं ना। हम लोग जब हैं हमारे जैसे लोग, ऐसा नहीं मैं अकेला हूँ, हमारे जैसे अनेकों लोग हैं। हमारे जैसे लोग बिल्कुल चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना कोई बड़ा क्रेडिबल प्राइवेट हॉस्पिटल, ना सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के लेवल ये काम करेगा, कभी नहीं करेगा। उसके वास्ते ऑलरेडी इतना लोड पड़ा हुआ है। लेकिन सर, इतने सारे क्वेश्चन इस पायस प्रोफेशन पे बिल्कुल मतलब सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को। हाँ, उसका कारण क्या है? जब मैं MBBS का छात्र था तो अस्पताल का मतलब होता था सरकारी अस्पताल, या टर्शियरी रेफरल सेंटर का मतलब होता था मेडिकल कॉलेज। जो इलाज पूरे राज्य में कहीं नहीं हो रहा, उसके प्राइम मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दो, वहाँ पे इलाज होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, सरकारी संस्थान को इन बाबूगिरी ने पैरालाइज करना चालू कर दिया। टेकन फॉर ग्रांटेड, अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दी। कोई मशीन खराब हुई 3 महीने में बनेगी, बेड नहीं है, ऑपरेशन की लाइन लगी हुई है। तो इसमें बीच में एक गैप आया। जब आपको किसी भी काम के लिए डायरेक्ट पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आप हर समय उससे उम्मीद करेंगे कि बिना पैसे का हो जाए। मेडिकल में तो खास करके और कायदे से पूछिए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा मूलभूत अधिकार है एक नागरिक का, वो मिलना चाहिए। अब नहीं मिला। इंश्योरेंस का सिस्टम, आयुष्मान भारत आने से पहले आपको मालूम है, आंकड़ा कहता था 12% लोग सिर्फ इंश्योर्ड हैं इंडिया में। तो इतने लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कर रहे थे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जब होगा तो लोगों की क्रेविंग होगी। वो क्रेविंग बदल गई, कहीं से भी आपने मसाला डाला तो बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी कि भाई यही हो रहा होगा, ये तो पैसा लूटने के लिए है। तो भाई सर्विलेंस सिस्टम भी तो चल रहा है। इसीलिए आए दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलग अलग तरह की चीज़ें निकालती है। अस्पताल अपना NABH एक्रेडिटेशन कराता है, JCI एक्रेडिटेशन कराता है, इसीलिए कि इनकी क्वालिटी, गुणवत्ता का पैमाना वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे है या नहीं है। ये जब कर रहा है तो कोई तो उसमें कारण होगा। ठीक है सर, आपने पेशेंट की जेब की बात की, तो NPPA की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 40% उसका खर्च ड्रग पे, टेस्ट पे और कंज्यूमेबल पर होता है, जिसकी रिपोर्ट आगे ये बताती है कि वो 1700 गुना ज्यादा चार्ज किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए। सर फिर क्या रह गया सर? हाँ, बहुत अच्छी जड़ पकड़ी है आपने। NPPA की रिपोर्ट है। अब बताइए कि दवाइयों पे, कंज्यूमेबल्स पे MRP कौन तय करता है? अस्पताल, डॉक्टर, मरीज, कौन तय करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में जो MRP भेजा जाता है वो अप्रूव करते हैं, तब MRP कोई कंपनी वाला छाप सकता है। इस पे तो पिछले 15 साल से मैं हर इंटरव्यू में कह रहा हूं कि MRP इतना हाई रखा क्यों जाता है, अलाउ क्यों किया जाता है इतने % का। MRP का मतलब मिनिमम लिटरल प्राइस नहीं है, मैक्सिमम लिटरल प्राइस है। तो कोई भी अगर MRP आपने लिख दिया तो MRP से नीचे में क्यों बेचेगा भाई? क्या अस्पताल ने अपनी मर्जी से चार्ज कर दिया? नहीं किया। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पे आपके MRP लिखा होता था, पानी की बोतल पे MRP लिखी है। तो एक बार कोर्ट में केस हुआ कि MRP लिखे होने के बावजूद 5 स्टार होटल ने ज़्यादा पैसे चार्ज किए थे। तो उसने 5 स्टार होटल ने कहा ठीक है, तो उस बॉटल में नहीं दूंगा, मैं ग्लास में पलट के दूंगा। अब MRP से बाहर हो गया। तो ये जो MRP का पैमाना है, आप फूड में, इसमें सब में लगाते हैं। दवाइयाँ तो एसेंशियल चीज़ है, इसमें तो MRP रेगुलेट करना तो गवर्नमेंट का काम है। MRP से ज़्यादा कभी कोई चार्ज किया हो तो बताएं, कोई नहीं चार्ज करेगा। अच्छा, उसी MRP पे फिर आप प्रोक्योर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टेंडर निकलता है, या बिचौलिए उसमें भी हैं जो टेंडर भरते हैं, फिर जो डील करते हैं तो उसमें बिचौलिए पड़े हैं। ये MRP का खेल ही आप खत्म कर दिए ना भाई। MRP में सीलिंग एक्ट लगा दीजिए, इससे ऊपर MRP छाप ही नहीं सकते, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो बेवजह
अगर MRP इतना हाई नहीं होगा, न मरीज प्राइवेट अस्पताल को गाली देगा, न डॉक्टर को गाली देगा, न मरीज का ज़्यादा पैसा खर्च होगा। आपने कैपिंग कर दी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन सर सारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में होती हैं कहा जाता है, और डॉक्टर्स भी बहुत क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी सर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की एक रिपोर्ट है, NSO की एक रिपोर्ट है कि 7 गुना ज्यादा खर्चा सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में प्राइवेट में होता है। उसके बावजूद हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं सर। देखिए 2-3 कारण हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अच्छे हैं, लोड देखिए उनके ऊपर कितना है, वेटिंग क्यों हो रही है, लोड है, उनको रेड टेपिज्म से गुजरना पड़ता है। IAS अधिकारी अपने हिसाब से फाइल बनाता है, वो डॉक्टर तो नहीं है IAS अधिकारी जो बैठा हुआ है। या यही सिस्टम कर लें कि जो भाई MBBS करके IAS बना हो उसी को हम स्वास्थ्य मंत्रालय के डिसीजन लेने में शामिल करेंगे, ये कर लो। या MBBS जो लड़का है उसको IMS बना दो, इंडियन मेडिकल सर्विसेज। अब उसके बाद डॉक्टर क्लिनिकल प्रैक्टिस का बने, ये बने। इसके कारण क्या हो रहा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को रेड टेप में गुजरना, उनको सही समय पे सामान नहीं मिला, सही समय पे सारी चीज़ें नहीं मिली, ऑपरेशन की डेट बढ़ी लंबी, अब लोड बढ़ गया। दूसरा जो आपने कहा 7 गुना जो ज़्यादा खर्चा है, आप डायरेक्ट एक ऑपरेशन एक इलाज का खर्चा प्राइवेट में जो बिल बना उससे कैलकुलेट कर लिया आपने। सरकारी अस्पताल में कैसे आपने कैलकुलेट किया? सरकारी अस्पताल में आपने कैलकुलेट किया कि दवाइयाँ कितने की लगी, सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग जो रन हो रही है उसका एयर कंडीशनिंग, उसमें गार्ड, डॉक्टर की तनख्वाह, स्टाफ की तनख्वाह, डॉक्टर का क्वार्टर, उसकी गाड़ी, स्टाफ का सारा सिस्टम, खाने की व्यवस्था, उसको रन करने के लिए जो IAS अधिकारी रन कर रहा है, मंत्रालय मंत्रियों के जो चमचे घूम रहे हैं, सबका खर्चा अगर जोड़िएगा तो आज भी सरकारी अस्पताल पे पर पेशेंट एक्सपेंसेस प्राइवेट से ज़्यादा है। इस तरह से करें ना कैलकुलेट, ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मरीज को इतने रुपए की दवा लानी पड़ी, वो खर्चा हुआ क्या? उस सिस्टम को अगर उस सिस्टम से प्राइवेट अस्पताल रन करे, जो सिस्टम जितनी, मान लीजिए मैं प्राइवेट का डॉक्टर हूँ, मुझे बंगला मिले, मुझे गाड़ी मिले, मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिले, मैं वाइस चांसलर हो जाऊँ तो मुझे ये फैसिलिटी मिले, मेरे ऊपर IAS अधिकारी भी हो, अगर ये खर्चा लगाइएगा ना तो जो प्राइवेट अस्पताल अभी जितना चाहे उसका 50 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इतना खर्चा गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने में होता है, लेकिन कैलकुलेट एक्चुअल करने वाला कोई है नहीं। सीधा दिखा देता था भाई सरकारी सिस्टम को चलाने का जो खर्चा, वो खर्चा कहाँ से आया, वो भी तो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, तो उसको भी कैलकुलेट करें जरा। तो सर बहुत सारी बातें आज हो रही हैं, और मैं कहीं पढ़ भी रहा था कोर्ट में भाई कि एक मिडिल क्लास फैमिली का मेडिकल बिल उसको पॉवर्टी लाइन पे ले आता है, उसको गरीब बना देता है, ये सर कहते हैं और हम सुनते हैं सर। लेकिन पैथोलॉजी को लेके भी और डॉक्टर्स की जो पैथोलॉजी लैब्स होती है उसकी सेटिंग को लेके भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स कुछ सिंक टेस्ट कर देते हैं। सिंक टेस्ट यानी ब्लड लिया, टेस्ट नहीं किया, सिंक में बहा दिया। सर ये हो रहा है? देखिए सिंक टेस्ट जो आप कह रहे हैं, सिंक मतलब वही जो जिसमें बर्तन धोते हैं या बेसन कहिए, उसमें बहा दें। सिंक टेस्ट का फॉर्मूला कैसे चालू हुआ कि एक डॉक्टर है, छोटा सा अस्पताल अपना बनाया, अपनी लेबोरेटरी है, अपनी फार्मेसी है। अब वो क्या कर रहा है, ये काफ़ी कॉमनली सुनने को मिला, ये क्या कर रहा है, जो भी मरीज आ रहा है सबकी जांच लिख रहा है, ब्लड टेस्ट लिख रहा है। अब सर्दी खांसी जुकाम लेके आया, उसका भी ब्लड टेस्ट लिखा, मैंडेटरी कराओ तभी डॉक्टर साहब दवा लिखेंगे। उसमें मालूम है डॉक्टर को कि रिपोर्ट नॉर्मली होना है, तो उसमें डाल दिया ब्लड, रिपोर्ट प्रिंट करके दे दिया, इसी को कहते हैं सिंक टेस्ट। लेकिन जैसे मैंने बताया NABH है, उसी तरह से NABL है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज। NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरीज, जैसे प्राइवेट कई लैब हैं, सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड फेमस, वो कभी करेगा? नहीं करेगा, क्रेडिबल इश्यूज है। बड़े जो प्राइवेट अस्पताल हैं कभी करेंगे? नहीं करेंगे। सरकारी अस्पताल कभी करेगा सिंक टेस्ट? नहीं करेगा। कारण क्या है, उसके पास जो लोड आ रहा है ऑलरेडी कई जगह से रेफर्ड, कई जगह से ट्रीटेड है। आप अगर सब रिपोर्ट नॉर्मल या सब रिपोर्ट एबनॉर्मल देंगे तो मैच कर लेगा रोगी। ये तभी संभव है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ है, अपना अस्पताल है, अपना ही सब कुछ है, आपने कुछ भी कर लिया। लेकिन जो रीटेस्ट, दूसरा लेबोरेटरी कैसे चलती है ये समझिए, आपको टाइम टू टाइम ऑडिट करके रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है, जिसमें केस एंड कंट्रोल 2 चीज़ें होती है। आप एक सैंपल लीजिए, आप टेस्ट कीजिए, और कंट्रोल कहीं और दूसरे एक लेबोरेटरी में जाएगी जो आपसे कोई लेना देना उस लेबोरेटरी का नहीं है, वो भी करेगा, और दोनों मैच किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑडिट। तो लेबोरेटरी के ऑडिट होते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहले जैसे होता था ब्लड सैंपल एक्सचेंज हो जाना, इसको ख़त्म किया गया। ये NABL के सारे पैरामीटर, इसको कैसे ख़त्म किया?
एक मरीज का सैंपल आपने लिया, उसका टैग, स्टिकर, बार कोडिंग सब करके फिक्स कीजिए। हो सकता है श्याम सिंह एक मरीज हो, श्याम सिंह दूसरा मरीज हो, एक की किडनी खराब है, दूसरी किडनी ठीक है। अब इस श्याम सिंह की रिपोर्ट दूसरे को चली गई, किडनी खराब की रिपोर्ट, गड़बड़ हो जाता था। NABL ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ठीक नहीं है। अब इसी फॉर्मूले को जो स्टैंडर्डाइज्ड लैब हैं वो फॉलो कर रहे हैं, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। सर क्या माने कि इतनी सारी चीजें जब हैं तो इसके बावजूद जो फर्स्ट थॉट होता है, मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था आपसे, डॉक्टर्स को लेके मरीजों के मन में अब दुराग्रह रहता है, अच्छा फील नहीं रहता है। डॉक्टर को तो भगवान कहते थे, लेकिन अभी कहते हैं भाई लूटने वाले हैं। तो डॉक्टर से उम्मीद जो है ना जी कुछ ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर है तो इंसान। उम्मीद क्या ज़्यादा है कि जैसे एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, उसी समझिए डॉक्टर से क्या उम्मीद है। जी मैं MBBS का छात्र था। हॉस्टल की खिड़की बाहर रोड के किनारे खुलती थी। गर्मी का मौसम, रात को जब हम खिड़की खोले बहुत तेज उधर से पेशाब की बदबू आती थी। अच्छा। तो हम लोग कंबाइंड रूम में रहते थे, हमारा दोस्त भी था, तो हम दोनों सोचते थे कि यार यहाँ कैसे रोड साइड बदबू आ सकती है। हम खिड़की नहीं खोल पाते थे। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी, हम लोग बैठे थे, हमने सोचा था कि आज पकड़ना है कि यहाँ पेशाब कौन करता है। तो एक बुजुर्ग वहाँ बैठे पेशाब करने के लिए जनेऊ ऊपर चढ़ा रहे थे। मैंने टोका तो उन्होंने इशारे से कहा पहले रुको, पेशाब कर लिया तसल्ली से। उठे, जनेऊ उतारने के बाद उन्होंने कहा बताओ क्या दिक्कत है। मैंने कहा आप यहाँ पेशाब करते समझ में नहीं आता, हम लोग यहाँ रहते हैं, बदबू आती है। तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या था कि डॉक्टर हो, पेशाब और टट्टी की बदबू आती है तुमको। ये उम्मीद है डॉक्टरों से कि डॉक्टर को न भूख लगती होगी, न पेशाब टट्टी की बदबू आती होगी, डॉक्टर तो सब कुछ कर सकता है। अरे डॉक्टर है, एक स्किल्ड आदमी है, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि उसको न भूख लगे न। भाई पैसा किस लिए ले रहा है? खाना खा ले, गाड़ी हो, घर हो। क्या डॉक्टर के बच्चे जब पढ़ने जाएंगे तो उनकी फीस कोई गवर्नमेंट दे रही है? अब जहाँ हुआ कि प्राइवेट में डॉक्टर है तो सारा सिस्टम दिखा दिया कि जो लूट है वो डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है देख लो, उठा के डॉक्टर की फीस कितनी है देख लो। दूसरा, जो मैंने कहा गवर्नमेंट एक रिपोर्ट रिलीज करे कि इतना खर्चा गवर्नमेंट में होता है, तो इतना खर्चा तक हो तो तुम नॉर्मल मानो, जिसका कैलकुलेशन मैंने समझाया कैसे करना है। अगर ये करके रिलीज कर दे तो ये दुराग्रह तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन कहेगा कि सारे डॉक्टर क्या सही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दुराग्रह तो हुआ तो कहा जाता है ना कि अगर एक दो चावल आपने देखा पका हुआ है तो आप मान लेते हैं पूरे हांडी का चावल पका हुआ है। तो अगर हमारे पास 10 डॉक्टर भी खराब काम कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, कि सारे डॉक्टर खराब ही होंगे। अब डॉक्टर को डिस्प्रूव करना है कि भैया मैं खराब नहीं हूं, ये डिस्प्रूव करना पड़ेगा। ये करेगा कौन? डॉक्टर को करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कि डॉक्टर पे अगर इल्जाम लग रहा है तो डॉक्टर को ही प्रूव करना है। और डॉक्टर, जैसा मैंने कहा कि हैंड होल्डिंग मरीज का करेगा, डॉक्टर ही मरीज का हैंड होल्ड करता है। उसकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता है। पूरे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखिएगा तो उसकी बीमारी के बारे में डॉक्टर के अलावा जानता कौन है? कौन पढ़ा है उसकी? तो डॉक्टर को आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको ठीक करना है। ठीक है, लेकिन सर एक पेशेंट का डायग्नोस किस लेवल पे असेस किया जाता है? उसकी बीमारी के हिसाब से या फिर उससे कितना लिया जा सकता है उसके हिसाब से? नहीं, ये बिल्कुल गलत। अगर उस हिसाब से कोई डॉक्टर या कोई अस्पताल कर रहा है कि उससे कितना लिया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर को देखिए, मैंने हर समय कहा, डॉक्टर समय जिसको भी मानता हो, भगवान को मानता हो, सुपर पावर को मानता हो, उसको साक्षी मान के ही किसी मरीज के लिए स्टेटमेंट रिलीज करे। जैसे मरीज आके बैठा, डॉक्टर ये माने कि अनबायस्ड इस मरीज की ये बीमारी है, ये इलाज होना चाहिए, और ये बता दे ऐसे कि ये मेरा ओपिनियन है। अब आप फ्री हैं, 10 जगह ओपिनियन लें, सेकेंड ओपिनियन लें, जो करना है जाइए, मिलिए, मेरे ऊपर विश्वास करिए मत करिए। ना डॉक्टर फोर्स करे कि इलाज मुझसे ही कराओ। डॉक्टर को सच में इतना न्यूट्रल होना चाहिए, एट द सेम टाइम कंपैशनेट होना चाहिए। मतलब सामने वाले के दर्द का आकलन हो, उसको किस दर्द से गुजर रहा होगा। एक मरीज पीड़ा में है, उस पीड़ा को डॉक्टर समझ ले, ये डॉक्टर को चाहिए। इससे सहमत हूँ। लेकिन सर, जो लास्ट पॉडकास्ट में कहा कि MBA ऑपरेटेड हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं, अगर ऐसा है तो फिर वो डॉक्टर अपने टारगेट कैसे फुलफिल करेगा? उसमें अभी भी कह रहा हूँ, वो लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर MBA टाइटोपी वाले ये डिसाइड करेंगे मरीज का इलाज कैसा हो, गलत हो जाएगा। इसके लिए इंप्रूवमेंट है। अमेरिका में ने किया, इंडिया में कई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल ये कर रहे हैं
कि हॉस्पिटल में दो पार्ट होता है, क्लिनिकल जो डॉक्टर इलाज करेगा और एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर को रखने लगे, अमेरिकन ने चेंज किया, इंडिया में भी करने, क्यों रखने लगे? एटलीस्ट वो मेडिकल सिस्टम समझता है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, ये बेहतर अप्रोच है। अगर कोई डॉक्टर नहीं है, MBA करके टाई टोपी लगा के घूम रहा है, वो आके डॉक्टर को सिखाएगा इलाज कैसे करे, तो ये तो गलत है। ये बिल्कुल सही है। आज भी मैं इसी पे स्टिक कर रहा हूँ कि MBA किया वो आदमी नहीं कर सकता इलाज, संवेदनहीन होगा, संवेदनशीलता होगी ही नहीं उसमें। ये डॉक्टर सेंट्रिक ही है। अस्पताल जो है पूरी तरह डॉक्टर सेंट्रिक है, डॉक्टर के सेंटर में मरीज है, मतलब टोटली पेशेंट सेंट्रिक होगा सिस्टम, तभी चलेगा। लेकिन सर उन पेशेंट्स को ज्यादा खंगालने या लूटने की गुंजाइश होती है जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। देखिए, एक ये सिस्टम गड़बड़ है। कई बिलिंग सिस्टम रखा हुआ है आपने, कैश का, इंश्योरेंस का, जिसको TPA कहते हैं, और क्या गवर्नमेंट पैनल्स, इसमें तो रेगुलेटेड सिस्टम हो। हर स्टेट में एक पेमेंट सिस्टम रेगुलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम से आ रहा हो, इंश्योरेंस से आ रहा हो, कैश पेमेंट कर रहा हो, मोड अलग अलग है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल कहना जायज़ है कि अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चार्ज क्यों? एक काम आपने किया तो चार्ज तो एक ही होना चाहिए। इस पे जरूर बात होनी चाहिए, और ये कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलराइज कर सकती है। इसमें रेगुलेशन की जरूरत है। ये जरूर अभी ग्रे एरिया है, इसमें रेगुलेशन होना चाहिए। तो सर कैश पेशेंट से ज्यादा लूटने की गुंजाइश उसकी होती है, इसका कार्ड होता है? नहीं, जिसका कार्ड होता है, जिसका इंश्योरेंस होता है, उसमें अपना कुछ टैरिफ इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया हुआ है, तो उसको रेगुलेट कर दीजिए कि ताकि आपको ये पूछने की जरूरत ना हो कि आपका कैश पेमेंट है, इंश्योरेंस पेमेंट है, पैनल पेमेंट है, जो पेमेंट लग रहा है वो पेमेंट देगा मरीज। तो सर अगर उस कार्ड से हमें ज्यादा लेना है तो उससे जस्टिफाई करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को हमें बेवजह की बीमारी और डायग्नोसिस भी दिखाने पड़ेंगे? नहीं, उसको तो आप स्टे दिखाएंगे। हाँ। अब देखिए क्या करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, आप हो सकता है कोई जांच कराने गए, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जांच करा के आ जाएंगे, आपने पेमेंट कर लिया। अब ये कार्ड होल्डर है, ये एडमिट होगा, भाई उनको भी तो सोचना चाहिए कार्ड होल्डर को किस लिए एडमिट हो रहे हो आप। एडमिट होगा क्यों? इंश्योरेंस कंपनी कहती है 24 घंटे से कम के एडमिशन में हम रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे। तो ये नियम क्यों बनाया है इंश्योरेंस कंपनी ने? इंश्योरेंस कंपनी कहे भाई तुम अपना कार्ड जाके स्वैप करो, तुम अपना ये जांच करा के आ जाओ। अब अगर ऐसा करता है तो जो व्यक्ति प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको फायदा क्या होगा? तो 24 घंटे एडमिट हुआ, जैसे आप एडमिट हुए तो हॉस्पिटल तो बेड चार्ज लेगा, सारा चार्ज लेंगे, डॉक्टर्स भी बढ़ेगा, तो बिल बढ़ गया। अब वही जांच एक व्यक्ति जो OPD बेसिस पे कैश पेमेंट करके कराया वो कम में करा लिया, और जो इंश्योरेंस के कार्ड से कराया उसने ज़्यादा में कराया। ये सिस्टम बना हुआ है जो रेगुलेट करने के बाद मैंने कही रेगुलेट यही करना है, यही सब गड़बड़ी है जिसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो सर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमुक बीमारी का कितना खर्चा होगा? ये दुकान पे डिपेंड करता है, सॉरी हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। हाँ, नहीं, इलाज में तो आपको पता रहेगा। इलाज में पहले ही हॉस्पिटल आपको बता देगा इतना खर्चा होना है। ये उन चीज़ों में होता है जो आपने बात की, जो OPD बेसिस पे भी हो सकता है, और कार्ड होल्डर हैं तो आपको IPD करना होगा, मतलब एडमिट होना होगा। ये तो इंश्योरेंस कंपनी के बेवकूफ़ी कारण है कि 24 घंटे मिनिमम एडमिशन दिखाना है, तो ये किस लिए दिखाना है? उसमें हो सकता है। अदरवाइज आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर एस्टिमेट मिलेगा कि ये इलाज होना है, इतना खर्चा एक्सपेक्टेड होगा। एस्टिमेट मतलब एस्टिमेशन ही है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा एक्सपोनेंशियल कि इतना कहा था और 4 टाइम्स हो जाएगा। नीचे होता है सर कभी एस्टिमेट से? बिल्कुल होता है, वही 7 से 10 हज़ार नीचे या 7 से 10 हज़ार ऊपर, इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। इतना नहीं बाउंस कर जाए कि जिसमें लगे कि ये तो मेरे लिए सरप्राइज हो गया, सरप्राइज ही नहीं होता है। ठीक है सर, ICU को लेके लोगों ने बहुत कमेंट किए कि भाई आप तो कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट है, लेकिन ये तो इनकम कलेक्शन यूनिट है, जरूरत भी नहीं होती तो भी ICU में पेशेंट को डाल दिया जाता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी क्या जरूरत है? पब्लिक पैनिक कर जाती है ICU का नाम सुनते, तो पैनिक किस लिए करते हैं? आप पारदर्शिता के साथ जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है उससे डिस्कस करें कि डॉक्टर साहब ICU की जरूरत है। दोनों पहलू देखिए, जरूरी है। मरीज छोटी छोटी चीज़ों पे डॉक्टर को दोषी ठहराता है कि डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, इसको पहले कर लेते, तो डॉक्टर कोई भगवान तो है नहीं। अगर डॉक्टर ये कहता है कि अगर जरूरत लगेगी तो ICU शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट भी तो हो सकता है ICU।
अगर मरीज ज़्यादा पैनिक कर रहा है तो डॉक्टर कहता है पहले से आईसीयू में रख दो, ताकि आप पैनिक ना करें। तो इसमें ज़रूरत है डॉक्टर पेशेंट जो ट्रस्ट था, रिलेशनशिप, उसको रीबिल्ड करने की। ये ट्रस्ट खत्म हो रहा है। वो कैसे बिल्ड होगा सर? पारदर्शिता, एक ही उपाय है, पारदर्शिता। पहले क्या था? पहले क्या टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन थी क्या? ट्रस्ट था। डॉक्टर हाथ रख के जो बताता था लोग मानते थे। आज तो सारी जांच करा के डॉक्टर बता रहे हैं, मान रहे हैं। तो उस पहलू को भी तो देखिए। तो सुधरने की जरूरत दोनों पक्ष को है। भाई डॉक्टर भी तो समाज का ही व्यक्ति ही तो है, आप ही के बीच से गया है, वो भी डरा हुआ है और पब्लिक भी घबराई हुई है। अब दोनों डरे हुए तो कैसे काम चलेगा? ये जरूर है कि डॉक्टर को 4 कदम चलना होगा, पब्लिक को 1 कदम चलना है। डॉक्टर को 4 कदम इसलिए कि मेडिकल साइंस की जानकारी मुझे हमारे जैसे डॉक्टरों को है। हमें 4 कदम जाके पारदर्शिता के साथ बताना होगा समाज को कि ऐसा नहीं है या सब जगह ऐसा नहीं हो रहा जैसा आप सोचते हैं। और पब्लिक को भी हैंड होल्ड करना पड़ेगा डॉक्टर को। डॉक्टर भगवान काहे मान रहे हो भाई? एक जानकार व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा है, इस साइंस को जानता है, उतनी ही बात मानो एक इंसान की तरह। हाँ, टाइम टू टाइम अपडेट ले लो उससे, तब ये जो कह रहे हैं अनइंटीग्रेटेड आईसीयू स्टे, ये भी कम हो जाएगा। लेकिन सर इस रिश्ते में जितने गड्ढे पड़ गए हैं, आपको लगता है कि उसे भरने की गुंजाइश है? वो अलार्मिंग सिचुएशन है या हम पार कर गए? कुछ चीज़ों में तो मैं कहूँगा कि ये खंडर हो चुका है। इस इमारत को गिरा के एक नई इमारत बनाने की जरूरत है। और कुछ जगह भी इतने छोटे गड्ढे हैं कि उसको पैच वर्क से भरा जा सकता है। सिर्फ देखिए घनश्याम भाई, कहा जाता है कि रीजन बिहाइंड वर्ल्ड्स ऑल प्रॉब्लम इज इधर बैड कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दो ही चीज हुई। सही बात। महाभारत भी होने के पीछे क्या वजह थी बताइए? तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन या बैड कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि डॉक्टर को आप पूछें, लेकिन ऐसे नहीं पूछे कि जैसे लगता है डॉक्टर को ये कर रहे हैं आप कि तुम गलत ही कर रहे हो, गलत ही। आप पारदर्शिता से पूछे कि आप अज्ञानी हैं और मुझे समझा दीजिए। और डॉक्टर भी ये समझे कि अज्ञानता बस पूछे, इसको सारी बातें बतानी है मुझे, इतना ही करना है। ये जो 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, जब बढ़ने लगेंगे तो ये भर जाएगा। ये तो है। कुछ जगह जो इतना खंडर हो चुका है, तो उस सिस्टम को बिल्कुल गिरा के एक नए सिस्टम की जरूरत है और नई इमारत बनेगी फिर से। क्योंकि देखिए सुश्रुत ने कहा था कि आयुर्वेद में हर समय प्रिवेंशन, रोकथाम की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है। तो उनसे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी तो फिर तो कोई बीमार नहीं होगा? तो उन्होंने क्लियरली कहा कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जीवन में कभी न कभी वैद्य के संपर्क में उसको जाना पड़ेगा। इंसान का शरीर ऐसा ही बना है। तो ये अगर आप सोचेंगे कि आपको पूरे जीवन में डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत तो आपको पड़ेगी, तो बेहतर है कि डॉक्टर को अपने समाज का हिस्सा मान के उसके साथ चलो ना भाई। जो डॉक्टर को बिल्कुल आप दूर फेंके जा रहे हो, आपके समाज में भी लाओ पहले। और डॉक्टर को चाहिए कि तुम समाज का हिस्सा बनो, पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक के बीच में जाओ, बात करो। जो ये दूरी बढ़ी, इसी कारण बढ़ी। पहले डॉक्टर फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट था, या जिस मोहल्ले में डॉक्टर रहता तो उसमें सारे लोग डॉक्टर साहब करते थे। डॉक्टर को लाके क्या देते थे आप मालूम? चावल, घी, ये देते थे। आज कौन से डॉक्टर को लाके कोई दे रहा है? मतलब मैं मांग नहीं रहा हूँ, कहने का ये मतलब है, ये आत्मीयता थी। आप तो फीस भी नहीं मांगते सर। ये आत्मीयता थी। हाँ। आत्मीयता ऐसी थी कि डॉक्टर भी हमारे टाइप का है यार, ये भी चावल ही खाता होगा, ये भी घी ही खाता होगा। यही रीबिल्ड करने की जरूरत है। मतलब बैक टू बेसिक्स आपको आना पड़ेगा। ये जो डॉक्टर भी समझने लगा कि हम बहुत बड़े तोप हो गए हैं, हम गॉड हो गए, हम गॉड नहीं है, हम आम इंसान हैं। पढ़ाई हमने डॉक्टरी की, किसी ने इंजीनियरिंग की करी, इतना ही अंतर है। लेकिन सर मोटी फीस लोगों की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन देश के मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमान सर 500 रुपए चार्ज करते हैं। सच है सर ये बात? ये पता नहीं मुझे कोट करना चाहिए, रेट मैंने कर दिया, कोट कर दिया तो ठीक ही किया। अब क्लिनिक जब खोला तो वही रखा था, अब वही फीस थी। अब तो मरीज भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा कम फीस है, इससे ज़्यादा लोग हमारे गांव में ले लेते हैं। लेकिन एक बात और कह देता हूँ कि वो दुकान खरीद ली जिसमें क्लिनिक करता हूँ, तो जीवन पर्यंत जब तक जीवित हूँ फीस वही रखूँगा, अब नहीं बदलूंगा। 500 रुपया। तो ये बात सच है? ये बात सच है। क्यों? देखिए आप कह भी सकते हैं आप बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, नहीं, फ्री नहीं करूँगा। फ्री करूँगा तो अहमियत नहीं समझ में आएगी लोगों को, और एट द सेम टाइम वहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरे ज्ञान से किसी को फायदा हो तो कौन से बाबूजी पूंजी लगा के मुझे पढ़ाते। 144 रुपये फीस महीने की दे के, सालाना फीस थी हमारी मेडिकल की, तो हमने 144 रुपये पूरा साल में मेडिकल की फीस दे के डॉक्टर बन गए। सारी चीज़ें सरकारी अस्पताल से, मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर ली सारी डिग्री।
तो हमारा लगा क्या था, तो क्या उससे ज़्यादा तो समाज हमें दे चुका है, अब क्या लें हमसे। तो वहाँ पे ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर पॉडकास्ट में जब पिछली बार आपने बातें की तो कई लोगों ने इल्जाम भी लगाया आप पे कि इस डॉक्टर की मंशा है कुछ राजनीति में आने की, और वो शायद हेल्थ मिनिस्टर का सपना देखने लगे हैं डॉक्टर अंशुमान। ये नहीं, इल्जाम नहीं है, ये तो जनरल सबको यही लगता है, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, सबको, कि और अच्छा कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई राजनीति में आ जाओ। तो मैंने कहा आप डॉक्टर तो बन गए, इससे ऊपर कहाँ जाऊं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आप सोचिए, जिस इंसान को मानव शरीर की रचना, शरीर कैसे काम करता है, इसको खोल के ऑपरेट करके कैंसर निकाल के ठीक करने की विधा, आपको क्या लगता है कि मैं कर रहा हूँ? कई लोग पूछते हैं आप इतने स्मूथ सर्जरी करते हैं, हमारे जो सीखने वाले डॉक्टर देखते हैं तो कैसे आप समझते हैं? तो उनको मैं गालिब का एक शेर है, मैं जरा सुना देता हूँ। कहते हैं कैसे आपका हाथ जब चलता है तो आपको कैसे पता चलता है? तो जब कॉटरी मशीन होती है उससे आवाज़ आती है, चर 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 चर, जब चल रही होती है। तो मैं कहता हूँ आवाज़ सुन रहे हो? तो उसी तरह गालिब से एक बार पूछा कि जो लिखते हैं या आइडिया कहाँ से आता है? तो गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। गैब मतलब इनफाइनाइट से, ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, मज़ामी ख्याल में आते हैं, गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोस है। गालिब ने कहा कि जो आवाज़ सुन रहे हो ना, ये एंजल जो मैसेज लेके आ रहा है वही आवाज़ सुन रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली जब सर्जरी मैं कर रहा हूँ तो सर्जरी सोकॉल आप मान लीजिए, मैं मान लूँ कि मैं कर रहा हूँ, ये क्या आपको लगता है कि बिना किसी अद्वैत जो दिखता नहीं हो और जो इनफाइनाइट में कहीं होगा उसके बिना पावर के मैं कर पा रहा हूँ? ये नहीं संभव। अगर ये विधा मिल गई तो मैं जाके ऐसा काम करूँ, राजनीति में जाके झूठ बोलना पड़ेगा, किसी को गिराना पड़ेगा, किसी को उठाना पड़ेगा, तो मैं अपने को नीचे गिरा दूँ? आप भी यही चाहते हैं, बताइए। अब कहिएगा तो आप मना क्यों नहीं कर देते हैं? लोग जब कहते हैं, भाई लोग को कितने लोगों को मना करूं, फिर वो सोचेंगे क्या? अभी कुछ तो सोच रहे हैं, मैं मना ही कर दूंगा तो सोचेंगे, सोचने दीजिए, अच्छी बात है, सोचते हैं। लेकिन सर बात फीस की, सर्जरी की, ऑपरेशन की, रिपोर्ट की, डॉक्टर के लालच की, प्रेशर की, टारगेट की बहुत कर ली। सर बात आगे तब बढ़ जाती है जब बात पहुंच जाती है ऑर्गन ट्रैफिकिंग तक, आपके अंगों की तस्करी हॉस्पिटल में हो जाए एक बड़ी साठगांठ के साथ, और जिसमें ऐसे खुलासे हों कि डॉक्टर भी इन्वॉल्व, हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व। सर ये क्या है? ये दिल दहलाने वाला है, ये ठीक नहीं है। मैं भी न्यूज़ में देखता रहता हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब मेडिकल साइंस डिस्कवर करके इस चीज़ को लाया तो हम लोग इसको एक माइलस्टोन, जो इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू मानते हैं मेडिकल का, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट ब्रेक थ्रू था कि दूसरे व्यक्ति का अंग लेके उस व्यक्ति में लगा दिया जिसका अंग काम नहीं कर रहा, प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण जब आया था तो एक मेडिकल बूम था, लेकिन उसका इतना गलत इस्तेमाल होगा। अच्छा, गलत इस्तेमाल होने के रोकने के लिए जो कानून बने, हर कंट्री के कानून अलग, हर कंट्री के स्टेट के कानून अलग, उसके लिए इतने बैरिकेड बनाए गए, उसके बाद भी देखिए इसमें गोरख धंधा हो जा रहा है। एक नहीं अनेकों बिचौलिए इसमें मिल जाते हैं, और ये सच है। मतलब अनगिनत डॉक्टरों को जानता हूं, ट्रांसप्लांट के डॉक्टर के, स्ट्रॉन्ग एथिकल, क्योंकि ऐसी न्यूज आती है तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि तुम्हारा मन कभी नहीं करता है कि तुम भी गलत काम करो? तो बोला सर भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं कर पाएंगे। अब क्या है उसमें, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में एक नेक्सस समझाता हूं जिससे आप समझ लेंगे कि इसका कैसे रेप्लिका होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। बांग्लादेश में गया हुआ था एक जगह लेक्चर लेने के लिए, तो एक मिनिस्टर साथ में, तो उन्होंने बताया कि 12,500 किडनी ट्रांसप्लांट के केसेज, उस समय की बात कर रहा हूँ, पर ईयर इंडिया जाते हैं। तो मैंने कहा इतना किडनी फेलियर क्यों कॉमन है आपके यहाँ? तो पेन किलर वो लोग बाय रूटीन खाते हैं शाम को, एनेसेट्स मतलब आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक जैसी गोलियां जो किडनी खराब करती है। तो मैंने कहा फिर इतने डोनर कहाँ से आते हैं आपके? क्योंकि इंडिया में तो रेगुलेशन ये था कि अपना जो सगा रिलेटिव है वही दे सकता है। तो उनके यहाँ क्या सिस्टम है, अब इसी समझिए कि किस लेवल पे अंग प्रत्यारोपण की समस्या होती है। क्योंकि इंडिया में कानून है, अच्छा ट्रांसप्लांट इंडिया में है, बांग्लादेश में नहीं था,
इधर नहीं था, म्यांमार, नेपाल, अभी शायद नेपाल में चालू हुआ है जी। तो बताया कि ऑफिशियली एक एजेंसी होती है जो अपनी बीवी से ऑन पेपर तलाक कराते हैं। एक यंग महिला से ऑन पेपर शादी होती है, वो एज वाइफ इंडिया आती है, 2 लाख रुपए उसके घर वालों को पहले दिया जाता है, इंडिया आती है, पत्नी के रूप में इंडिया में प्रेजेंट होती है, सारा डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है और उसका किडनी लेके उस मेल को, उस जो रिच है उसको लगा दिया जाता है। जब इंडिया से वापस दोनों ठीक होके जाते हैं तो 3 लाख और डोनर को दिया जाता है, डिवोर्स कराया जाता है, फिर ओरिजिनल जो उसकी वाइफ थी उससे मैरिज होती है। ये नेक्सस का हिस्सा था, सिर्फ अंग प्रत्यारोपण के लिए। इसी चीज को जो कानून इतने अच्छे सरकार ने बनाया हर पॉइंट पे कि चेक एंड बैलेंस हो, उसको तोड़ने के लिए कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें अफसोस बस बीच में न्यूज में आया था कुछ डॉक्टर भी इन्वॉल्व पाए गए, तो गलत हो गया। भाई तुम्हारा तो स्किल था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग थी, ये काम करो, जो जेन्युइन पेशेंट है उसका करो, जो जेन्युइन डोनर है उसी का किडनी ट्रांसप्लांट करो या उसका लिवर ट्रांसप्लांट करो। ये गड़बड़ी हुई तो बदनाम ज़्यादा डॉक्टर क्यों होगा? बिचौलिया का नाम तो देखिए कोई भी नहीं जानता होगा कि डॉक्टर से ये उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर से उम्मीद थी कि नोबेल प्रोफेशन का डॉक्टर है, अच्छा काम करता है, ये अंग बदलेगा और मरीज मेरा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका पाया गया कि वो तो इसमें घपले में इन्वॉल्व है। तो जनरल जो कर रहा है उससे तो एक्सपेक्टेड है कि चलो यार घपला करेगा, डॉक्टर से उम्मीद नहीं होती। इसलिए डॉक्टर जब इन्वॉल्व होता है तो ये ज़्यादा खराब लगता है कि डॉक्टर क्यों इन्वॉल्व हो गया। यही कहानी है। सर, पॉडकास्ट के आखिरी फेज में हमें कौन सी वो 2 चीज़ें जो आपको लगता है कि अस्पताल में बदलने की ज़रूरत है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिससे ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो? डॉक्टर सेंट्रिक अस्पताल का सिस्टम हो जाएगा। पहला, डॉक्टर सेंट्रिक, जो मैं कहता हूँ टाई टोपी वाले अस्पताल चलाएंगे क्या? उनकी ज़रूरत है, हमें फाइनेंस रन करने के लिए, HR रन करने के लिए उनकी ज़रूरत है, बिल्कुल, उसमें हम लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, वो रन करें। डॉक्टर सेंट्रिक का मतलब कि डॉक्टर रोज मरीज से मिलता है, ग्राउंड लेवल पे सारी प्रॉब्लम उसको पता है, उसको फीडबैक लेके अस्पताल काम करना चालू कर दे, प्राइवेट अस्पताल। उसका जो जो हरकतें उसकी होगी, मरीज पॉजिटिवली लेगा कि यार देखो ये तो वाकई मेरी प्रॉब्लम थी, या तो आज सॉल्व हो गई। मतलब डॉक्टर सेंट्रिक, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए आप, मतलब मरीज को कहीं दुविधा न लगे कि मुझे तो पता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम हो रही लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंसी, मरीज को लगता है कि सब कुछ ओपेक है। ओपेक इसलिए लगता है कि वो पे कर रहा है तो चाह रहा है कि मुझे जानकारी हो। 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर ट्रांसपेरेंसी आपने कर दिया और डॉक्टर सेंट्रिक सिस्टम को बनाया, तो डॉक्टर अपने आप पेशेंट सेंट्रिक काम करेगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, तो सर बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और ये बातचीत का सिलसिला हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो कुछ बातें, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार जब मिलेंगे तो परिचय बदला नहीं होगा। ऐसा आज नहीं होगा मुझे लगता है। तो सर, होती है मुलाकात आपसे। बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और डॉक्टर अंशुमान की बेबाकी को लेके, उनके सच को लेके, इस पॉडकास्ट की इस कोशिश को लेके आपके मन में जो भी है सहज तौर पे कमेंट सेक्शन में मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ और स्वागत भी कर रहा हूँ। और आप इस पॉडकास्ट की अगली कड़ी में आप क्या सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ हमको बताइएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और पिछली बार जिस पॉडकास्ट को आपने रफ्तार से शेयर किया था और उसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ जो हम देख रहे थे वो कमाल के थे, मैं उससे ज़्यादा की उम्मीद इस बार कर रहा हूँ और ऐसा ही होगा, मुझे उम्मीद है। तो फिर देखते रहिए घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।